कभी सोचा है, जो अनाज हम खाते हैं, हमारी गाड़ियों में जो ईंधन डलता है या हमारे फोन में जो मेटल्स हैं, आखिर ये सब हम तक पहुंचता कैसे है? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। हाँ, मतलब हम सब ने पेट्रोल पंप पर तेल भरवाया है, बाजार से अनाज खरीदा है, वो तो हो गया फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन उस कच्चे माल को, मतलब क्रूड ऑयल को या गेहूं को, दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक लाने वाली जो पूरी मशीनरी है ना, वो पूरी तरह से पर्दे के पीछे काम करती है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की इस इकोनॉमी के पीछे ये जो छिपे हुए खिलाड़ी हैं, ये हैं कौन? चलिए आज इसी पर बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ना इनके बिजनेस का जो बेसिक मॉडल है उसे समझना जरूरी है। इसे हम 3 ट्रांसफॉर्मेशंस या कह लें कि 3 बड़े बदलावों में देख सकते हैं। पहला है स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जगह का बदलाव। ये बड़ा सिंपल है, जहां कोई चीज पैदा होती है वहां से उठाओ और जहां उसकी जरूरत है वहां पहुंचा दो। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स का खेल है। दूसरा आता है टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी समय का बदलाव। अब सोचिए, फसलें तो साल में एक ही बार कटती हैं, पर खाना तो हमें रोज चाहिए है ना। तो ये ट्रेडर्स क्या करते हैं, इन चीजों को स्टोर कर लेते हैं ताकि जब पैदावार न हो रही हो और डिमांड ज्यादा हो तब भी सप्लाई चलती रहे, कोई कमी ना आए। और फिर आता है तीसरा, फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी रूप बदलना। देखिए, कच्चा तेल तो हम सीधे अपनी गाड़ी में नहीं डाल सकते, उससे पहले पेट्रोल या डीजल बनाना पड़ता है। बस यही इनका तीसरा काम है, कच्चे माल को प्रोसेस करके एक काम की चीज में बदलना। अब इन तीनों बदलावों के पीछे एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट काम करता है जिसे कहते हैं फिजिकल आर्बिट्राज। आसान भाषा में समझें तो कच्चे माल और उससे बने फाइनल प्रोडक्ट की कीमत में जो अंतर होता है उससे मुनाफा कमाना। लेकिन ये कहानी सिर्फ मुनाफा कमाने की नहीं है। असल में ये इस बात को पक्का करते हैं कि रिसोर्सेज वहां पहुंचे जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो सवाल ये है कि ये ट्रेडर्स इतने पावरफुल बने कैसे? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। देखिए, 4 बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं ने इन ट्रेडर्स को ग्लोबल पावर बना दिया। सबसे पहले 70 के दशक में जब मिडिल ईस्ट में तेल का राष्ट्रीयकरण हुआ तो बड़ी बड़ी तेल कंपनियों का दबदबा टूट गया और इनके लिए रास्ता खुल गया। फिर 1991 में सोवियत यूनियन का टूटना, जिसने इनके लिए एक बहुत बड़ा नया मार्केट खोल दिया। इसके बाद 2000 के दशक में चीन का इकोनॉमिक बूम आया, जिससे हर तरह की कमोडिटी की डिमांड आसमान छूने लगी। और आखिर में 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बैंकिंग रूल्स में जो बदलाव हुए, उसने तो इन्हें पहले से कहीं ज्यादा पैसों की ताकत दे दी। अब बात करते हैं इनके प्रभाव के उस पहलू की जहां इनके इकोनॉमिक एक्टिविटी सीधा सीधा पॉलिटिकल पावर में बदल जाती है। एक किताब है द वर्ल्ड फॉर सेल। उसके लेखक इन्हें ग्लोबल कैपिटलिज्म के आखिरी दिलेर बुलाते हैं। और ये जो शब्द है ना, ये इनके काम के उस ड्रामेटिक और कह सकते हैं विवादित हिस्से को बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। असल में ये ट्रेडर्स ऐसी जगहों पर काम करते हैं जहां दूसरी कंपनियां जाने से भी डरती हैं। ये भ्रष्ट सरकारों के साथ हाथ मिलाते हैं, तानाशाहों के साथ बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल बैन को भी दरकिनार कर देते हैं। ऑफशोर बैंकिंग और रिश्वतखोरी जैसी चीजें भी इनके काम का हिस्सा होती हैं। सीधी सी बात है, इनका ये जो रिस्क लेने का एटीट्यूड है, वही उन्हें उन जगहों पर पहुंचाता है जहां आम कंपनियां जाने का सोच भी नहीं सकते। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, ये सिर्फ पॉलिटिक्स से फायदा नहीं उठाते, ये उसे शक्ल देते हैं, उसे बदलते हैं। इनका असर सिर्फ पैसा बनाने तक सीमित नहीं है, ये तो पूरे पूरे देशों की किस्मत बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर, जब साउथ अफ्रीका में रंग भेद की सरकार थी और उस पर पूरी दुनिया ने बैन लगा रखे थे, तब इन्हीं ट्रेडर्स में उसे तेल सप्लाई किया और एक तरह से उस सरकार को टिके रहने में मदद की। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। इन्हीं ट्रेडर्स ने इराक के कुर्दिस्तान रीजन को बगदाद से आर्थिक आजादी दिलाने में मदद की। कैसे? उनका तेल बेचकर। तो देखिए, ये दोनों उदाहरण दिखाते हैं कि इनका काम कितना ग्रे एरिया में होता है। एक तरफ ये किसी दमनकारी सरकार का साथ देते हैं, तो दूसरी तरफ किसी की आजादी का जरिया भी बन जाते हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये लोग हैं क्या? ग्लोबल इकोनॉमी के हीरो या एक बहुत बड़ा खतरा? चलिए दोनों साइड्स को देखते हैं। यहाँ पर ना 2 एकदम अलग अलग नजरिए हैं। एक नजरिया कहता है कि ये ट्रेडर्स इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी हैं, ये मार्केट को एफिशिएंट बनाते हैं, रुकावटें दूर करते हैं। और दूसरा नजरिया ये है कि ये कुछ ऐसे पावरफुल लोग हैं
जो नैतिकता, एथिक्स, इन सब चीजों से ऊपर मुनाफे को रखते हैं और छिपकर देशों की किस्मत का फैसला करते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरा है? मतलब वैसे ही जैसे 2008 में जो क्राइसिस हुआ था उसके लिए बैंक थे। इस पर ट्रैफ्यूगुरा, जो कि खुद एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग फर्म है, उसका कहना है कि नहीं, ये बैंकों जैसा खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो ये बैंकों के मुकाबले बहुत कम उधार लेते हैं, दूसरा मार्केट पर इनका कंट्रोल उतना ज्यादा नहीं है, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई एक फर्म डूब भी जाए तो उसकी जो फिजिकल एसेट्स हैं जैसे कि जहाज, स्टोरेज टैंक, उन्हें दूसरी कंपनियां फौरन अपने हाथ में ले सकती हैं। इससे पूरा सिस्टम ठप नहीं होगा। मतलब इसे ऐसे सोचिए कि इनका पूरा का पूरा बिजनेस फिजिकल चीजों पर टिका है। टैंक, पाइपलाइन, जहाज, वो सब कुछ जो दुनिया के रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो इनका रिस्क ना सिर्फ कागजी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से नहीं, बल्कि असली सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये लोग इस ग्लोबल मशीन को चलाने के लिए जरूरी है, या फिर ये एक ऐसी पावर बन चुके हैं जो इतनी बड़ी है कि उसे अब पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहिए? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इनकी दी हुई एफिशिएंसी और इनकी बेहिसाब ताकत के बीच सही बैलेंस आखिर है कहाँ।